चलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने शुरू करने वाले थे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडबर्ग फॉर्मूला और उसमें न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल। ये वैसे सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, बोर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले बोर एटॉमिक मॉडल है किसके लिए? बोर एटॉमिक मॉडल है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ऐसी स्पीसीज जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी स्पीसीज कौन होती है? या तो खुद हाइड्रोजन होता है या फिर हीलियम प्लस, क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब कितने रह गए? एक। ऐसे ही लिथियम 2+, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। ठीक, साथ में ये कौन क्या बोलता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। हमने पढ़ा है कौन से पार्टिकल नेचर शो करते हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, कोई फोटोन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा ये आ गया बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक, अब देखो ये पॉस्टुलेट्स बोर ने जब ये दिया था तो इसमें कुछ पॉइंट्स, मतलब पॉस्टुलेट्स या कुछ अजम्पशंस लिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे। पहला क्या? द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इससे पहले कौन सा आया था एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड ने क्या बोला था? याद करो। रदरफोर्ड ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम के एक छोटे से, किसमें? एक छोटे से रीजन में, पूरे एटम के एक छोटे से रीजन में है, जिस रीजन को उसने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। तो उसने क्या बोला? द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated at a very small part of a atom called nucleus and electrons are revolving around this nucleus in circular orbit. बट हमें पता था बोर के ड्रॉबैक भी थे। क्या 2 ड्रॉबैक थे? पहला, उसने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी देखी जाए तो कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ में किसी के चारों तरफ घूमती है तो एनर्जी रिलीज करती है, और अगर एनर्जी रिलीज करेगी तो धीरे धीरे, जैसे पत्थर अगर हम बांध के घुमा रहे हैं रस्सी से, और अगर धीरे धीरे एनर्जी कम देते हैं तो धीरे धीरे पत्थर पास आता जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा हमारी खोपड़ी पड़ जाएगा। होता है? कभी किया है बचपन में? पत्थर मान के आया तुम्हारी, किया तो होगा। तो होता क्या है उसमें? बेसिकली उसमें क्या हुआ कि अब तो ये होना चाहिए कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टकराना चाहिए, और सिर्फ दोनों कोलाइड करेंगे तो एटम एग्जिस्ट करना बंद कर देना चाहिए, यानी एटम खत्म। तो बोर के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये तो फिर स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, जबकि करता है। तो क्यों? उसे नहीं पता था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। उसने बोला कि स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा? कंटिन्यूअस, और बना कैसा? डिसकंटिन्यूअस। तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए आया बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या बोला? इसने ये बोला, देखो ध्यान से सुनना आप, कि जैसे कोई एटम है, ठीक है, अगर कोई एटम है, जैसे ये एटम है, ठीक, ये कोई एटम है, इसका बहुत छोटा सा रीजन जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है। इसका क्या है? न्यूक्लियस। तो अगर ये न्यूक्लियस है, इसका मतलब इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला। तो इसके आसपास इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है। कितने हैं? इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है ये, और बीच में भी, यहां पे भी बन जाएंगे नहीं? तो आसपास तो इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ है, पर इलेक्ट्रॉन हर एक में नहीं मिलता। कि तुम बोलोगे अब ये यहां घूम रहा है, थोड़ा सा सर्कल बड़ा करके यहां घूमने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, नहीं, हर जगह इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। उसने क्या बोला? पहला तो उसने ये बोला क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियर इन अ फिक्स्ड और सर्कुलर ऑर्बिट। जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट जो है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो उन्हीं में करता है। इसका मतलब कि जैसे यहां कर रहा हुआ तो जरूरी जस्ट नेक्स्ट सर्कल में करे, वो से थोड़ा सा दूर या फिर किसी भी नंबर का हो सकता है। उसका एक रूल भी दिया था उसने। तो उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को उसने क्या बोला था? एनर्जी लेवल्स। क्या बोला था? एनर्जी लेवल। हम सबने पढ़ा है पहले, एनर्जी ऑर्बिट को के बोलते हैं। तो के के लिए एन की वैल्यू क्या है? 1। याद करो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, ये थे एनर्जी लेवल्स। तो L की वैल्यू क्या है? n इक्वल्स टू 2, और m के लिए n इक्वल्स टू 3, और n के लिए n इक्वल्स टू 4। इस तरीके से आगे चल जाए, KLMNOP, इस तरीके से। ठीक, अब ये हो गया। दूसरा, तो इसने ये तो बोल दिया कि सर्टेन एनर्जी लेवल्स में, कि हर एक सर्कुलर पाथ में तो कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है। पर सर हम कैसे पता लगाएं कि कौन से में घूमता है?
बाकी ने यही पूछा ना बोर्ड से, तो फिर बताओ कौन से में घूमता है। तो इसने बोला ऐसे ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π हो, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, m इंटू वी इंटू आर। तो ऐसे ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, NH अपॉन 2π। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। जैसे फर्स्ट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, यानी फर्स्ट, ये जैसे ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जैसे मान लो ये पहला सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, ये दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट है, इनके बीच में भी तो गैप है, तो यहां पे भी सर्कुलर हो सकते हैं, पर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों, उसका एंगुलर मोमेंटम इतना नहीं है, उसका एंगुलर मोमेंटम इतना नहीं है, मतलब h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। एक फिक्स वैल्यू थी h अपॉन 2π, उसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे नहीं है। और उसका तो यानी इलेक्ट्रॉन केवल वही मिलेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h अपॉन 2π का हो, या फिर 2h अपॉन 2π हो, या फिर 3h अपॉन 2π हो, या 4h अपॉन 2π हो, केवल यही मिलेगा। h सबको पता है क्या है, h प्लांक्स कांस्टेंट। h को क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। अब इसी को हम NH स्टॉक भी बोलते हैं, ये नोटेशन का नाम है स्टॉक, इसका नाम। तो H स्टॉक क्या है, H अपॉन 2π को H स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। देखो ये सबको पता है, अभी जो एनर्जी लेवल है सर्कुलर पाथ में ऐसे दिखाए हैं, एक्चुअल में एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो अगर लीनियर उसमें पुट करूं मैं तो ऐसा होता है। जैसे मान लो ये एनर्जी लेवल्स है, n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 4 है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे है, उसे क्या आया, एक कोई भी फोटोन आया h न्यू फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इतनी एनर्जी का एक फोटोन आया, वो इससे टकरा गया, टकराया तो इसे क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो एनर्जी ट्रांसफर होके जो बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था उसे एकदम से एनर्जी मिल गई, तो क्या हो गया, एक्साइट हो गया, और एक्साइटेड होके कहां चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे। कहां चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे। यानी बेसिकली वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, ये बताओ कि ये इनिशियल पोजीशन हो गई उसकी, और ये क्या हो गई, फाइनल। कब, जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में गया है तब। तो उस समय जो रेडिएशन है, देख ध्यान से सुना, हायर एनर्जी लेवल, देन इट विल एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन शोज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके कहां गया, एनर्जी लेके ऊपर गया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद अब इसको थकान हुई क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई, तो फिर क्या हुआ, धड़ से दोबारा से कहां गया, ग्राउंड स्टेट पे आ गया। और ग्राउंड स्टेट पे कब आया, जब एनर्जी रिलीज की। तो वो जो चेंज इन एनर्जी है उसे बोलते हैं डेल्टा ई, क्योंकि वो एनर्जी इमिट करेगा, तो वो एनर्जी कितनी इमिट करेगा, वो है डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यानी हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। जो हमारा कितना है, एच न्यू या फिर HC अपॉन लैम्डा, ये हम सब पढ़ चुके हैं, पढ़ाइए। एक तरह से ऐसे समझ लो कि तुम्हें अभी कोई 10 लाख रुपए दे दे और तुमसे बोले नो सर 10 लाख, हमें 10 रुपए दे दे, उस दिन में हम बिक जाते हैं। तो अगर 10 लाख दे दे तो तुम यहां बैठोगे क्लास में, सही बताना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, इंसानियत से बैठोगे ना। अरे सर मजाक कर रहे हो, फिर कौन क्लास में बैठे, फिर तो सबसे पहले तो शॉपिंग, कोई जो जिसको खाने पीने का शौक हो ना, सर सबसे पहले डोमिनोज, मैकडी या फिर कुछ बड़ी चीजें। तो बेसिकली जब तक वो पैसे रहेंगे तब तक तुम बिल्कुल जोश में रहोगे, हाँ क्या चाहिए, ले तेरा भाई दे रहा है, ऐश कर, ऐसा होगा। लेकिन कभी ना कभी तो वो खर्च होंगे, वो खर्च होंगे तो दोबारा क्लास में वापस आओगे कि नहीं भाई चलो पढ़ ही लेते हैं, कुछ मतलब नहीं है। सेम यहां हो रहा है, फोटोन आके टकराया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एनर्जी लेके एक्साइटेड में पहुंचा, फिर थक गया तो नीचे आया, और नीचे आया तो एनर्जी क्या की, रिलीज की। तो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन दोनों हो रहे हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहा है और बाहर भी निकाल रहा है। तो वो जो एनर्जी में चेंज आता है वो होता है HC अपॉन लैम्डा। फोर्थ पोस्टुलेट, चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और इमिट द रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है वो एनर्जी के बंडल्स में करता है। ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी कोई सर एक फ्लो है, नहीं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एनर्जी आती है किसी भी सोर्स से, ये किसने बोला था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। तो प्लैंक ने क्या बोला था अपनी थ्योरी में कि साहब जो एनर्जी आती है सन से या किसी भी सोर्स से,
वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आती है। उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं। तो वो जिनमें आती है उन्हें फोटोन या फिर क्या कहा जाता है? क्वांटा। तो हर एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होती है? वो होती है एच न्यू, और न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा, इसीलिए एच सी अपॉन लैम्डा। ये चार पॉस्टुलेट्स थे किसके? बोर के। चारों समझ में आ गए? आए? जो सर थोड़ा थोड़ा तो आए। जितने समझ में आ गए ठीक है, घर जाके नोट्स रीड करना और अच्छे समझ में आएंगे। अब सुनो आगे, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। अब बोर ने केवल वो नहीं दिया, अब बोर ने, क्योंकि उसने बोला था कि सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, उन्हीं को एनर्जी लेवल बोलेंगे या ऑर्बिट बोलेंगे, तो उस ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला दिया था बोर ने, आर एन। एन मतलब nth रेडियस, nth ऑर्बिट की रेडियस। जैसे थर्ड ऑर्बिट की तो R3 हो जाएगा, फोर्थ की तो R4। तो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर और जेड। यहां पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एन क्या है? ऑर्बिट। किस ऑर्बिट की बात करें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब। तो सर एच क्या है? तो ये दोनों तो वेरी कर सकते हैं। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स। पाई क्या है? फिक्स वैल्यू। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स। तो जब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट की गई, बस किसको छोड़ के? एन और जेड छोड़ के, तो ये फॉर्मूला बना 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है? यहां पे एन क्या है हमारा? ऑर्बिट वही है, ऑर्बिट, और जेड एटॉमिक नंबर। अच्छा, एमस्ट्रॉन्ग में है। कोई बोलेगा सर मुझे एमस्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे तो मीटर चाहिए। क्या चाहिए? मीटर। तो सबको पता है एक एमस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -10। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला ये भी बन गया, R इक्वल टू 0.0529 इंटू 529 इंटू 10 की पावर -10 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर। ये मीटर में आंसर आ गया। ठीक है? तो अलग अलग सेंटीमीटर में करना है तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी -8। ठीक है? सेंटीमीटर करना है तो कितना हो जाएगा? -8, छोटी यूनिट में है। तो इस तरीके से समझ में आया? तो ये फॉर्मूला याद करना है सबको, रेडियस का जरूरत पड़ेगी। दूसरा, अब सुनो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखो, आर एन था क्या? 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये था, ये था। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, इफ एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लेकिन जेड वेरिएबल है। यानी जैसे मैं ये बोल दूं कि दो एलिमेंट ले लिए मैंने, एक लिथियम 2+ और एक हीलियम प्लस, दोनों में बोर के थर्ड ऑर्बिट का क्या निकाल दो? रेडियस निकाल दो, रेडियस का रेशियो निकाल लो। तो थर्ड ऑर्बिट यानी ऑर्बिट फिक्स, दोनों के ही थर्ड का निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन जेड डिफरेंट है, क्यों? लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर अलग है और इसके लिए, हीलियम के लिए अलग। तो जेड वेरी कर रहा है और रेडियस तो वेरी करेगी। तो इसीलिए ऐसे में क्या हो गया? आर एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड आ गया। इसका मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z1। तो सर ये क्या है? ये है क्या? किस चीज को प्रोपोर्शनलिटी आती है? मतलब जो सिखाई थी हम लोगों ने 9th 10th में सीखी है, किस चीज को आती है? प्रोपोर्शनलिटी आती है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। 8th क्लास के मैथ्स में भी था, इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन नाम से चैप्टर आता है, ये समझ में? अरे इलेक्ट्रिसिटी में सीखी है दोस्तों, ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे किडनी मांग ली हो मैंने तुम्हारी। मतलब 10th क्लास में इतना पढ़ने के बाद भी ये हालत कर रहे हो। पता है ना क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पाल साहब बोलो, बोल बोल बोल। हाँ, मतलब जैसे अगर इसमें इंक्रीज हुआ तो इसमें भी इंक्रीज आएगा। और इनवर्सली का मतलब, अब तो मैं भी बोल दूंगा, तू बोल बे खाना। नहीं, मैं एक नहीं पता, बस बाल बना लो। बोलो सूर्या भाई। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब एक चीज बढ़े तो दूसरी कम होती है। इनवर्स पता कैसे करते हैं? अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि देखो, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है 0.529 और एन हमने कांस्टेंट मान लिया कि सेम ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो ऐसे में कांस्टेंट हटाने पे क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है।
तो इसीलिए आर एन प्रोपोर्शनल टू जेड। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गई, जेड के। और अगर जेड के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर इसका 1:2 आया तो इसका क्या आएगा 2:1। सिंपल सा है, यानी ये बढ़ाओगे तो ये कम होगा। इसका मतलब समझना कि हीलियम और लिथियम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आंसर देखना, वो कई बार ऑप्शन इस तरीके से वैल्यू देता है कि 2:1, 3:1, 1:2, ऐसे टाइप में। तो खुद तुम्हें सोचो कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, हीलियम या लिथियम। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस कम, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर मैं क्या करूं, इफ z इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर मैं z को ही कांस्टेंट कर दूं, यानी एटॉमिक नंबर कांस्टेंट कर दिया, यानी मैं बात कर रहा हूं कि जैसे मैंने बोल दिया हीलियम प्लस एटम है और उसके थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, रेडियस का रेशियो बताना है, तो थर्ड एंड फिफ्थ, तो इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है, एन, नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो ऐसे में अगर ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, तो ये ऊपर और ये भी क्या हो गया ऊपर, तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्योंकि दोनों ऊपर है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका मतलब R1/R2 इक्वल्स टू N1/N2, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये होगा। मतलब समझ में आया कि जैसे आपने Z कांस्टेंट कर दिया, मान लो लिथियम ले लिया, तो लिथियम का रेडियस उसी ऑर्बिट का ज्यादा होगा जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा। जैसे थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट में किसका रेडियस ज्यादा होगा, फिफ्थ का। जो सर लॉजिकली है ना, फिफ्थ तो बाद में आएगा, थर्ड पहले आएगा, बट मैथमेटिकली तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट सुनो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। जैसे बोर की किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, चाहे फर्स्ट में है सेकंड में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, तो उस ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला है ये सब। ठीक है, अब मैं इन सारे कांस्टेंट की अगर वैल्यू पुट कर दूं तो केवल z और n रह जाएंगे, तो फॉर्मूला बनेगा En इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जूल में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे ही वो पुट किया ये वैल्यू बन जाएगी, यही वैल्यू ये बन जाएगी क्या, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। अब ये तो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हो गई कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में तो ये एनर्जी देगा, लेकिन अगर ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन का अगर मैं क्या करूं ऑर्बिट ही चेंज कर दूं, कि साहब एक इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड ऑर्बिट में था, थर्ड से मान लो सेकंड में आ गया, ट्रांजिशन में है, तो थर्ड से सेकंड में, तो बताओ उसकी एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो ऐसे में एनर्जी उसकी कहलाती है डेल्टा ई एन, या डेल्टा ई इक्वल्स टू ये -2.8 ये है, बस चेंज क्या हो रहा है, एन चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, जहां पे n1 क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट, क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट, और n2 क्या कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट। ये सारे फॉर्मूले सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक, मेन याद रखने हैं, ये क्यों याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए, एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर, और कॉम्पिटिटिव में तो आते ही हैं। ठीक, अगला है इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर। कौन से पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं, देखना एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम, यही था। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं फर्स्ट ध्यान से सुनना, अगर मैं z को कांस्टेंट, n को कांस्टेंट कर दूं, क्या किसको कांस्टेंट कर दूं, n को, तो ऐसे में En डायरेक्टली, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ही, ये और कांस्टेंट कर दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² हो गया। तो इसका मतलब E1/E2 इक्वल्स टू Z1² अपॉन Z2²। अच्छा, वो भी क्या, अच्छा एक मिनट, माइनस साइन, क्या साइन आएगा, माइनस। तो सर इससे क्या हुआ माइनस से, यही तो मेन खेल है। देखो
ई बढ़ने से जेड की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जेड की वैल्यू बढ़ने से ई बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखो जेड के आगे क्या लगा है, निगेटिव लगा है। निगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है हम उसे उतना ही क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं। और छोटा मानते हैं इसीलिए जो क्या है, बताओ क्या है। तो एक चीज इसका मतलब अगर मैं जेड बढ़ाऊं तो एक्चुअली ये दिख तुम्हें क्या रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर है कैसा, इनवर्सली। क्यों इनवर्सली है, क्योंकि माइनस साइन लगा है। अगर मैं जेड बढ़ाऊंगा तो ई की वैल्यू निगेटिव आएगी, और निगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी आएगी उतनी क्या मानी जाएगी, छोटी मानी जाएगी। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि लिथियम 2+ के थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और एक है हीलियम +1, उसके कौन से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, बताओ दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी ज्यादा होगी हीलियम वाले की। किसकी ज्यादा होगी, हीलियम वाले की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों होगी ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक। तो क्योंकि सबने ये फॉर्मूला देखा होगा कि ये एनर्जी के जो फॉर्मूले सर सब में माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन पता है क्यों है, क्योंकि ये तुम्हें पता है कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, इमिजन। एनर्जी इमिट हो रही है यानी बाहर निकल रही है। ये समझ में आ गया सबको। अब इसी का सेकंड पॉइंट देखो, इसी का सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर मैं z को कांस्टेंट कर दूं तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² हो गया, हो गया। तो तुम बोलोगे सर n बढ़ने से एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहीं फंस गए बच्चे, यहां n बढ़ नहीं रहा है, n क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसीलिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है n इंक्रीजेस ई ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो ध्यान से सुनो कैसे, क्योंकि ये गया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कभी निगेटिव नहीं हो सकते, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां क्या था, माइनस है, क्या है, माइनस। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, वैसे इनवर्सली था लेकिन माइनस लगाए तो अब क्या हो गया, डायरेक्टली मानेंगे। मैथमेटिकल वैल्यू कैसी होगी, डायरेक्टली। क्योंकि देखो इनवर्सली का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। क्यों कम होती है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ये है कि देखो लॉजिकली तो यही है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कम है, दूसरे की और ज्यादा, तीसरे की और ज्यादा, चौथे की और ज्यादा। सर ये फॉर्मूला तो बट उल्टा बोल रहा है, कैसे, इनवर्सली हो रही है। तो अगर जैसे फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू 1 रखता हूं तो, और 1 से अगर 2 करता हूं तो एनर्जी क्या हो रही, कम होनी चाहिए। नहीं, तुम ये माइनस साइन भूल गए, क्योंकि वैल्यू अगर तुम एन की वैल्यू बढ़ाओगे, एन की वैल्यू क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो ये रेशियो छोटा आएगा, छोटा आएगा बट माइनस साइन छोटा आएगा। माइनस वैल्यू छोटी आना मतलब बड़ी वैल्यू होना। तो एनर्जी एक्चुअली में क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी क्या मानी जाती है, बड़ी मानी जाती है। इसीलिए विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक। क्योंकि बच्चे सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि सर आपने एनर्जी का फॉर्मूला बताया है क्या, ये तो ये अगर अपॉन में है इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कुछ है तो सेकंड की उससे कम है। क्यों, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से एनर्जी क्या हो रही, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली है। पर वो इसको भूल जाते हैं कि यहां क्या है, माइनस। माइनस साइन मतलब सारी चीजें पलट दी। क्यों, जो छोटी वैल्यू है अब वो क्या होगी, बड़ी, और जो बड़ी वैल्यू है वो अब क्या कहलाएगी, छोटी। ठीक, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, वो एनर्जी लेके एक्साइटेड पे पहुंच गया, ये एक्साइटेड स्टेट है, वो यहां पहुंच गया, एनर्जी मिलती ही पहुंच गया। तो जैसे ही मूव करना शुरू किया क्या होगा उसमें, काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आई, मतलब वो जैसे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे वो स्लो होता जाएगा, स्लो होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है लेकिन हाइट बढ़ने से पोटेंशियल क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि जब बोर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी तो तुम इसी से निकालोगे, जो ये फॉर्मूला था एनर्जी का, इससे।
टोटल एनर्जी हमेशा इससे निकलेगी। अब इसमें रिलेशन क्या है इनमें, तो इनमें रिलेशन है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन है। तो अगर तुम्हें टोटल उस फॉर्मूले से मिल गई तो उसको हाफ कर दोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगी, और उसमें माइनस लगा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक। क्या मिल जाएगी, काइनेटिक। जो सर ये माइनस लगाने से क्या फर्क पड़ा, अरे वो एनर्जी टोटल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, पता है कि नहीं। अरे स्केलर क्वांटिटी एनर्जी दोस्तों, ऐसा मुंह बना लेते हैं कि सर ये कैसा सवाल पूछ लिया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। ये समझ में आ गया सबको। अब हम बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस की। अब देखो जो अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। देखो अच्छा, अभी एक तीसरा कॉन्सेप्ट रह गया, वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जैसे मान लो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा ये बताओ, कोई चीज पास में घूमती है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, दूर घूमती है तो बताओ। जैसे अगर मैं किसी पत्थर को ऐसे बांधूं और घुमाऊं तो लंबी रस्सी लूंगा तो वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, या फिर छोटी रस्सी लूंगा तो ज्यादा तेजी से घूमेगा, छोटी, कुछ भी। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स तो इक्वल ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ रहे हो ना, फोर्स फोर्स फोर्स, धक्का, पुल पुश। तो सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है कि साहब सेंट्रीपिटल फोर्स उसका जितना पास होगा उतना क्या होगा, ज्यादा, और सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो जितने कम ऑर्बिट में होगा वो उतनी फास्ट स्पीड से घूम रहा होगा, जितना बाहर आउटर ऑर्बिट में होगा उतना ही स्लो घूम रहा होगा, आराम से, जो चलने दो अभी तो चल ही रहा है। तो यहां से ये फॉर्मूला आया क्या, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद रखना, 2.18 इंटू 10⁻⁷ यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक यूनिट से दूसरी में जाओगे और ये आगे वाली वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो अगर जिस भी ऑर्बिट में है, जैसे अगर मान, तो यहां से क्या समझ में आया कि पहला पॉइंट अगर z को कांस्टेंट कर दूं, n को, n इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ऐसे में Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है, यानी V1/V2 इक्वल्स टू Z1/Z2। तो इसका मतलब अगर सेम ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, n कांस्टेंट कब होगा, सेम ऑर्बिट की, और दो अलग अलग एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। पता है क्यों, क्योंकि इसका रेडियस छोटा है। देखो रेडियस z के इनवर्सली है? तो अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा, z ज्यादा, तो रेडियस क्या, छोटा। और अभी हमने देखा कि साइज छोटा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी कि नहीं, साइज छोटा तो वेलोसिटी ज्यादा। तो इसीलिए सिंस ये इसीलिए क्या हो गया, डायरेक्टली। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट सुनो। सेकंड पॉइंट क्या है, z इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अगर z कांस्टेंट है तो ऐसे में वेलोसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगी। जो सर इसमें उल्टा उल्टा नहीं कर रहे आपके, इनवर्सली है पर डायरेक्टली होगा, अरे इसमें माइनस थोड़ी है, इसमें प्लस है, वो केवल कहां होता है जहां फॉर्मूले में माइनस हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो गया, इसका मतलब V1/V2 इक्वल्स टू N2/N1, ठीक है। तो बड़े, और अगर ऑर्बिट बड़ा हुआ तो रेडियस वेलोसिटी क्या होगी, कम, ऑर्बिट छोटा हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक। अब इतना समझ लिया, इतना। तो चलो दादा अपन लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज, उसने बोला एक हाइड्रोजन एटम है और उसके पहले ऑर्बिट में एनर्जी ये है, वैल्यू दे दी उसने जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, तो बताओ पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी एसोसिएटेड कितनी होगी। तो हमें पता है वी नो, जो नहीं जानते वो भी क्या लिखेंगे, वी नो, कि झूठ बोलने में क्या ही जा रहा है। सो वी नो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, अच्छा ई एन हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, -2.18। अब 18 उसने 17 ले लिया तो हम भी क्या ले लेंगे, 17 मान लेंगे। 17 इंटू 10⁻⁻18, और फिर होता है Z²/n², होता है ये फॉर्मूला जूल पर एटम है, ऐसा फॉर्मूला।
नो सर, हमें भरोसा नहीं आपकी बात पे, आप तो कुछ भी बोल जाते हो। देखो बेटा, ठीक है, जूल पर एटम, तो ये फॉर्मूला है, तो साहब यही फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ये लगा दिया। अब वो बोल रहा है खुद, तो एक चीज देखी तुमने क्या? नो सर, क्या देखा? कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी उसने दी है एक्चुअली, यानी तुम्हें ये फॉर्मूला याद भी नहीं होता ना, बस इतना याद होना चाहिए, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहा है वो, बस वो बोल किसकी रहा है? फिफ्थ ऑर्बिट की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? फिफ्थ ऑर्बिट। तो अगर हमें यह पता है कि जेड कांस्टेंट है, कि हाइड्रोजन की पहले बात कर रहा है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट और बाद में हाइड्रोजन की फिफ्थ ऑर्बिट की पूछ रहा है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर हो गया, हो गया कि नहीं? तो वो तो न्यूमेरिकल में तो प्लस ही वैल्यू यूज करते हैं हम, ठीक है, 1/n स्क्वायर। तो यहां से E1/E2 इक्वल टू क्या आ गया? N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये आ गया। तो इस हिसाब से अब बताना मुझे, E1 कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? 2.17 इंटू 10 की पावर -18, यह है। फिफ्थ की नहीं पता, E2 कर लो या E5 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। अब N2 फिफ्थ ऑर्बिट, यानी N2 कौन सा ऑर्बिट है? फिफ्थ है, तो 5 स्क्वायर, और N1 यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है? 1, तो 1 का स्क्वायर, ये आया। तो यहां से क्या कर देंगे? ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो इसका मतलब, और चाहो तो इसकी वैल्यू, क्योंकि उसने माइनस में दी है, -2 पॉइंट है तो माइनस ले ली, तो -2.17 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन E2 इक्वल टू 25/1। 25 इधर आ गया, E2 उधर चला गया, तो इसका मतलब -2.17 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 25 इक्वल टू क्या आ गया? E2। E2 या E5 भी लिख सकते हो, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी को, ठीक। तो सर अब इससे क्या होगा? हो गया बस, अब इससे कुछ होगा थोड़ी सॉल्व। कैसे? डिवाइड कर लो 25 से, 25 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा काय में? जूल पर एटम में, तो जो भी आएगा। समझ में आ गया? तो ये कर सकते हो आसानी से, तो इसे नोट कर लो, इस सॉल्यूशन को। प्रैक्टिस, तुम अपने नोट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन में देख लो कौन सा क्वेश्चन है ये। नोट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन नंबर 4th नहीं, 7th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ध्यान रखना आंसर किस में आएगा? जूल पर एटम में, क्योंकि हमने वैल्यू पुट की थी जूल पर एटम की। नेक्स्ट देखो अगला, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई इन फिफ्थ ऑर्बिट। रेशियो ऑफ रेडियाई इन फिफ्थ ऑर्बिट इन हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+ आयंस। यानी क्या बदल रहा है? हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर 2 है और इसका 3 है, तो Z बदल रहा है, लेकिन रेशियो दोनों की फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है। तो ऑर्बिट मतलब n कांस्टेंट, तो n कांस्टेंट, तो हमें पता है, वी नो Rn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 0.529, फिर आगे क्या? Z/n के Z²/n। देखो किसी को कुछ पता ही नहीं हो, उसी नहीं। फॉर्मूला क्या है? अपॉन Z, n²/Z। कब है ये वैल्यू? एमस्ट्रॉन्ग में। किसमें? एमस्ट्रॉन्ग। तो अच्छा, क्या क्या कांस्टेंट है उसे हटा दो तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो n कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट उसने बोल दिया फिफ्थ, तो n कांस्टेंट, इसीलिए R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z आ गया। तो इसका मतलब रेडियस R1/R2 इक्वल्स टू Z2/Z1। तो अगर मैं पहले कौन दिया है इसको 1 मान रहा हूं, और इसको क्या मान रहा हूं? इसको 1, इसको 1, और इसको क्या मान रहा हूं? 2। अगर मान रहा हूं तो R1/R2 यानी इसका रेडियस अपॉन इसका रेडियस इक्वल्स टू Z2, यानी सेकंड का एटॉमिक नंबर कितना? 3। लिथियम का 3 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना? 2। ये खत्म। अब सोचो, तुम पता है अगर ये नहीं सीखो तो कहां फंसे। तुम पहले n की वैल्यू पुट करो, Z की वैल्यू पुट करोगे, पहले इसके लिए रेडियस निकालोगे हीलियम के लिए, फिर तुम क्या करोगे? लिथियम के लिए वैल्यू पुट करके निकालोगे, फिर दोनों का रेशियो निकालोगे। तो जब निकालना यही है तो क्यों घूम फिर के निकालो? समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए मैं रिलेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से सिखा रहा हूं। क्यों? न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे।
कैलकुलेशन से बचोगे और टाइम बचेगा, और यही सीखना है। तो ये नोट कर लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे सुनो, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ रेडियाई फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। यानी एलिमेंट फिक्स कर दिया, लिथियम 2+ आयंस का ही हमें क्या बताना है? रेडियस का रेशियो बताना है थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट का। तो हमें पता है आर एन इक्वल टू क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉन्ग। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, कि जेड कांस्टेंट हो गया, तो जेड कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया। ठीक, तो आर एन यानी थर्ड ऑर्बिट एंड कौन सा? फिफ्थ ऑर्बिट, इक्वल टू क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट की नंबर मतलब n3 अपॉन n5, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो r3 अपॉन r4 क्या आ गया? 3 का स्क्वायर अपॉन फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होगा? 5 का स्क्वायर। तो r3 अपॉन r5 आ गया हमारा कितना? 9/25। तो रेशियो आ गया 9/25, खत्म। क्यों हमें पूरी कैलकुलेशन करनी? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन, यानी बोर एटॉमिक मॉडल कहां फेल हो गया? पहली चीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समस्या क्या आई? ये केवल हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन टाइप स्पीसीज के लिए है, यानी एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ये स्पेक्ट्रम ही नहीं बता पाया, जबकि अपन ने पढ़ा है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्पेक्ट्रम कैसा बनता है? कंटिन्यूअस बैंड स्पेक्ट्रा बनता है। कैसा बनता है? बैंड स्पेक्ट्रा। और जबकि ये उसे एक्सप्लेन नहीं होगा कि क्यों बैंड बन रहा है, इसे नहीं पता था, क्योंकि ये थ्योरी दी गई थी केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। दूसरा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप, अगर एक हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो उसमें यह देखा गया कि एक जो लाइन है वो बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली लाइन से मिलकर बनी है। मैंने स्पेक्ट्रम बताया था तुम्हें, लाइन स्पेक्ट्रम याद है? देखो ऐसे, ये है लाइन स्पेक्ट्रम। ये क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन दिख रही है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है। तो जब इस लाइन को माइक्रोस्कोप, हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चल रहा था कि जो लाइन है ये भी और छोटी छोटी लाइनें में ब्रेक हो रही है। इसमें हो रही है बहुत पतली पतली लाइन में ब्रेक हो रही है। अब ये इसे नहीं पता था, ये इसे नहीं पता था। किसे नहीं पता था? बोर को नहीं पता था। ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों। मींस कि एक एनर्जी लेवल लाइन में डिवाइड हो रही है, मतलब ये लाइन क्या दिखा रही थी? ये लाइन ये दिखा रही थी कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से इस एनर्जी लेवल पे आया है, उसकी वेवलेंथ दिखा रही थी। तो अब अगर और छोटी लाइंस में ब्रेक हो गई, यानी एक एनर्जी लेवल और छोटी छोटी एनर्जी लेवल से ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये तो केवल ऑर्बिट की, तो याद रखना ऑर्बिट की डिस्कवरी किसने की? बोर ने। लेकिन इसके बाद आएगा ऑर्बिटल, उसकी डिस्कवरी बोर ने नहीं की। तो बोर को पता ही नहीं था ऑर्बिटल होता क्या है, जिसे बोलते हैं हम सब एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल ऑर्बिट होता है, और उस एक ऑर्बिट में कई टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं सब एनर्जी लेवल। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो हमारी लाइन स्पेक्ट्रम बना है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, क्योंकि याद करो लाइन बन रही है यानी एक वेव आ रही है, वेव आ रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगी। तो ये नहीं बता पाया स्टार मतलब, तो जो लाइंस थी अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तब भी ये स्प्लिट हो रही थी। क्या हो रही थी? लाइन, एक लाइन बहुत सारी लाइन में ब्रेक हो रही थी। इसी को बोलते हैं जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, स्टर्क इफेक्ट। ठीक है, टोनी स्टार्क नहीं है ये। तो जीमन इफेक्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई खाली तो लाइन स्प्लिट हो रही है, इसको नाम दिया गया जीमन इफेक्ट। और आपने केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाई
तो लाइन स्प्लिट हो रही है, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया स्टर्क इफेक्ट। ये रहा स्टर्क। ठीक, तो ये नहीं बता पाया गोर क्या ऐसा हो क्यों रहा है, ना हो रहा होगा मुझे नहीं पता। ठीक, क्योंकि इसने तो यही बोला ना कि एनर्जी लेवल, बस एनर्जी लेवल दी। अब जब तक सब एनर्जी लेवल ढूंढे नहीं जाएंगे तब तक ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। इसके बाद है कुड नॉट एक्सप्लेन दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस। देखो इलेक्ट्रॉन्स का दो तरह के नेचर हुए, एक वेव था और एक था पार्टिकल नेचर। पार्टिकल तो इसने बता दिया कि एनर्जी, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ले रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है। तो इसने क्या माना कि सीधा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, सीधा गया, यह है। तो अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाता, वो ऐसे जाता है, ऐसे सांप घूमता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसे बोलते हैं वेव नेचर, वेव फॉर्म में। जैसे वेव चलती है, साउंड वेव चलती है, तो उस तरीके से मूव करता है। तो ऐसा क्यों है नहीं पता था, हम तो यही मानते हैं पार्टिकल है तो है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, क्योंकि उस समय डी ब्रोगली भी आ गया था। फिर डी ब्रोगली, इसके बाद इसीलिए अगला एटॉमिक मॉडल हमारा है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर या फिर डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, या इसे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी बोलते हैं। देखो अभी तक हमने जितने भी थ्योरी पढ़ी मैटर के ऊपर, मैटर मतलब तो हमने कैसी पढ़ी कि भैया मैटर के जो भी है वो पार्टिकल नेचर पढ़ा है, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल्स आते हैं किसके, लाइट के, और वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। दूसरा क्या पढ़ा है और हमने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये भी क्या था, पार्टिकल। तीसरा क्या पढ़ा है, बोर एटॉमिक मॉडल, क्या था, पार्टिकल। तो अभी तक हमने जितने पढ़े हैं केमिस्ट्री में वो सब पार्टिकल नेचर शो करते हैं। लेकिन इससे पहले लाइट में कुछ डिस्कवर हो गए थे। लाइट, लाइट 10th क्लास में पढ़ी है, तो 12th में लाइट और आगे है, तो उसमें कुछ वो आते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक, जैसे डिस्पर्जन, जैसे इंटरफेरेंस, ये सब वेव नेचर शो करते हैं। लाइट का कैसा नेचर शो करते हैं, वेव। तो वेव नेचर पहले से पता था, पार्टिकल नेचर इन थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसीलिए जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब क्या है, वेव नेचर शो कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर कौन शो कर रहा है, हमने पढ़ा था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब। तो डी ब्रोगली ने बोला कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली वेव हो या खाली पार्टिकल, दोनों ही सही है अपनी जगह पे। तो इससे उसने कंक्लूजन निकाला कि जितने भी वो है क्या, जितने भी लाइटर मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइटर मूविंग ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, जिनका मास बहुत कम है, जैसे कि फोटोन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, ये सब जिनका वजन बहुत कम है, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, उन लाइटर मूविंग पार्टिकल्स की ड्यूअल नेचर होता है। उनका कैसा नेचर होता है, ड्यूअल, मतलब पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, दोनों नेचर उनके होते हैं। तो उस बेसिस पे उसने एक लॉ दिया। क्या बोला उसने, उसने बोला द वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइटर मूविंग पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोमेंटम। जो भी लाइटर मूविंग पार्टिकल है उसका क्या है, वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के। मोमेंटम पता है सबको, 11th क्लास, मास इनटू वेलोसिटी। इधर मोमेंटम क्या होता है, तो देखो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, पी हमारा क्या होता है, मोमेंटम। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन पी। सिंस पी इक्वल टू क्या होता है, अच्छा यहां पे एच क्या है, वेयर, तो ये फॉर्मूला आया, वेयर लैम्डा क्या होता है, लैम्डा तो वेवलेंथ है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू होती है हमारी, पी इक्वल टू होता है एम बी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी आ गया। इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, या मैटर वेव्स, या फिर जिसे डी ब्रोगली वेव्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये सब उसने मैटर के लिए दिया है। ठीक, अब आगे सुनो। सर ये उसने क्या रात को उठा और एकदम से उसे पता चल गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं, ये उसने डिराइव किया। कैसे डिराइव किया वो समझो। इसके डिराइव करने के पीछे ये तरीका है। उसने क्या बोला कि सिंस प्लैंक क्वांटम थ्योरी से E इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। प्लैंक थ्योरी यही बोलती है, पता है ना, प्लैंक थ्योरी, ई इनवर्सली, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू,
तो E इक्वल टू एच न्यू और न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख दिया, तो इक्वेशन 1 आ गई। बट आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है। तो इस हिसाब से लाइटर मूविंग पार्टिकल की एनर्जी इतनी है और इसके हिसाब से इतनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से क्या आ गया? hc या फिर mc स्क्वायर इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। एक c से एक c गया, अब लैम्डा को इधर पहुंचा दिया, mc को नीचे ले आए, तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया? h अपॉन mc, सिंस c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। लेकिन हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसको हम क्या मान लेंगे? v मान सकते हैं। तो c को क्या मान ले? v इक्वल्स टू स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की स्पीड को हम v सी की पे v मान सकते हैं। तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया? h अपॉन mv, और mv क्या होता है? p होता है। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी वो कांस्टेंट h को हटाऊंगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा। तो यहां से लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p आ गया कि नहीं? तो देखो आ गया ये। यहां से उसे पता चला था क्या? कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। इससे उसने वो लॉ दिया था। आया सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। और ये हमारी क्या थी? इसकी इक्वेशन थी। डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन ये रहा, और डी ब्रॉगली ने अपना लॉ कैसे बनाया वो यहां से बनाया। इतना सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम किस चीज की बात कर रहे हैं वो देखो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ एंड बोर रेडियस का रिलेशन। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा एंड बोर रेडियस, क्या रिलेशन होगा वो देखो। याद है बोर का सेकंड पोस्टुलेट? बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका मोमेंटम कितना है? जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? NH अपॉन 2π। याद आया? तो यहां से यानी mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। ये है, ये था बोर के पोस्टुलेट से। तो अगर mv को नीचे ले आऊं तो यहां क्या रह जाएगा? r इक्वल्स टू NH अपॉन 2π mv हो गया। तो यहां से m इंटू वी क्या आएगा? क्या आएगा? मोमेंटम। तो r इक्वल्स टू NH अपॉन 2π इंटू पी। अच्छा, h अपॉन पी को क्या बोलते हैं? लैम्डा। देखो ये बोलते हैं h अपॉन पी को क्या बोलते हैं? लैम्डा। सो बाई डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन क्या आएगा? r इक्वल्स टू, अच्छा 2π को भी इधर पहुंचा दो, तो क्या आ गया? 2π r इक्वल्स टू n लैम्डा आ गया। तो यानी n अपॉन में आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? 2π r अपॉन n। यानी बोर के किसी भी ऑर्बिट में, अब सुनना ध्यान से, बोर के किसी भी ऑर्बिट में, जैसे n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो बोर की किसी भी ऑर्बिट में जो क्या होती है? वेव है, उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है। अब वेवलेंथ है तो रेडियस भी होगी बोर्स ऑर्बिट की। तो उस वेवलेंथ और रेडियस में, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, अब एक बहुत बड़ी चीज जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि उसी पे आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे ये हमारा मान लो क्या है? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। ये मान लो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी तक हमें क्या दिक्कत थी कि हमें यह लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। नहीं, डी ब्रॉगली ने क्या बोला? कैसा नेचर होता है? वेव एंड पार्टिकल दोनों। तो इसका मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है? वेव फॉर्म में। तो बताओ वेव कैसे घूमती है? कैसे घूमती है, कोई बता सकता है? वेव ऐसे चलती है? वेव तो इसी तरीके चलती है। तो एक्चुअली में इस ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है ये।
अभी वो ढंग से बनाया नहीं है, पर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी वो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक। तो अच्छा, तुम्हें पता है यहां से लेके यहां तक एक वेव कहलाती है, ठीक। तो किसी भी ऑर्बिट में, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वो है एन। उस ऑर्बिट की अपनी एक रेडियस होगी, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस होगी, और दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो इस वेवलेंथ और क्या, इस रेडियस के बीच में जो रिलेशन है वो ये। आया समझ में? आया कि नहीं? क्योंकि बोर फेल क्यों हुआ? बोर ने क्या बोला, एक तरह से अगर बोर को ध्यान से देखा जाए तो बोर ने ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता दी थी। उसने इलेक्ट्रॉन को ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक इस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका मोमेंटम mvr है, और वहीं उसकी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से उसने mvr बोल दिया, तो उसने पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ बताने की कोशिश कर दी। क्योंकि जिस ऑर्बिट में, हर ऑर्बिट का अपना एक मोमेंटम होता है, क्योंकि वेलोसिटी बता दी, बोर ने वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो वेलोसिटी दे दी, और वेलोसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता ही है, तो मोमेंटम पता चल गया। और ऑर्बिट की रेडियस बता दी तो पोजीशन भी पता चल गई। यहीं फंस गया वो, क्योंकि अभी आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो खेल कर देगा पूरा। तो ये समझ में आ गया यहां तक। दूसरा रिलेशन है किसमें? सेकंड रिलेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड रिलेशन है हमारा किसमें? डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। सर ये क्या है, ये रिलेशन? अब जब वेव मूव कर रही है, मतलब कोई लाइटर मूविंग पार्टिकल वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, तो वेवलेंथ है, तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी होगी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। और सिंस इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इसका तरीका है ये सिंपल सा, क्या? यही ले लेते हैं, इसी से हो जाएगा। हाँ देखो, लेमडा इक्वल्स टू, ऐसा करो, इसमें हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है? एच अपॉन पी होता है। पी को क्या बोलते हैं? एमवी। तो यहां से लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी हो गया। अब ऐसा करो, स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों तरफ, क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे एम वी स्क्वायर चाहिए। अब 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या कर दूं? डिवाइड। तो यहां से क्या समझ में आया, देखना, यहां से ये समझ में आ गया कि लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एक 2 मल्टीप्लाई में किया था वो तो ये रहा, और एक मास और अलग कर लिया, तो यहां बच गया हाफ एम वी स्क्वायर। देखो, ऊपर वाला 2 और एक मास अलग कर दिया, तो 1/2 बचा, और एक एम बचा और 2 वी स्क्वायर बचे, तो इसीलिए क्या बन गया ये। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो सिंस हाफ एम वी स्क्वायर क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस हिसाब से लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के ई हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो लेमडा को स्क्वायर रूट ले लूंगा तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तो रूट से बाहर निकला है क्योंकि एच स्क्वायर था, ये पूरा रूट में रह गया, 2m के ई। ये आ गया रिलेशन, फॉर्मूला डिराइव, ठीक। इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। अरे बेटा ये देखो, सॉरी, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, एम स्क्वायर था तो एक एम बाहर निकाल लिया, और ये 2 भी अलग कर लिया, तो यहां से क्या बचा? 1/2, एक एम बचा और वी स्क्वायर बचा। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक। तीसरा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, किसमें? फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है?
कोई बताएगा मुझे? बताओ। टोटल एनर्जी याद है क्या होती है? टोटल एनर्जी क्या होती है पता है? व्हाट इज टोटल एनर्जी? एच न्यू। किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी एच न्यू होती है ना, तो इतना क्या सोच रहे हो जैसे मैंने तुमसे पता नहीं कौन सा वाला लॉ पूछ लिया। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी है? एच न्यू। बट टोटल एनर्जी हमारी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के डबल होती है। किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी के डबल। क्यों? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और पोटेंशियल हाफ होती है। हाफ टोटल एनर्जी हाफ की पी होती है। तो एक तरह से एक चीज सुनो, या फिर अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा तो इस तरीके से देखो। मैं अगर इसी रिलेशनशिप बनाना चाहूं इससे भी बन जाएगा। कैसे? देखो, इसी से ड्राइव करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहां चला जाऊं, कहां पे? इस स्टेप पे। इस स्टेप पे चला गया तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के ई। लेमडा होता है हमारा क्या? सी अपॉन न्यू। तो इसीलिए सी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, सॉरी, इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के ई। ये आया। न्यू स्क्वायर उधर चला गया तो 2m के ई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर। ये आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये 2m है। ऐसा करो, मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर रहा हूं, और 2m सी स्क्वायर ये रहा, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ये क्या हो गया? एच स्क्वायर एच न्यू का होल स्क्वायर। ये भी तो एक देखो, 2 इंटू 2 4 इंटू 1/2 एम सी स्क्वायर के ई इक्वल टू हाफ न्यू स्क्वायर हो गया। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये भी तो काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम वी स्क्वायर। वी की स्पीड अब सी से दिखाई है, तो इसीलिए क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी यानी 4 काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से क्या कर दिया? स्क्वायर रूट दोनों तरफ। तो ये क्या आ गई? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू आया। तो एच अपॉन में आ गया तो क्या आ गया? न्यू इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच। बन गया ये फॉर्मूला। ये ठीक है। तो ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले हैं। तुम्हें डेरिवेशन नहीं आता कोई बात नहीं है, फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्यों? न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक। इस चैप्टर में लास्ट में 114 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, उतने ही है ना, या 118, और वो सारे करने हैं अपन को। वो कर लिए, ये चैप्टर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो गया, ये समझ लो। उसके करने का एक ही तरीका है, जब मैं ये पढ़ा दिया है तो उस जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं तुम्हें सेक्शन दिया करूंगा कि भैया 20 क्वेश्चन करके लाओ या 40 क्वेश्चन करके लाओ 2 दिन में। तो अगली क्लास में 40 क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये रिलेशन के बाद अब दिक्कत ये है कि डी ब्रॉगली फेल क्यों हुआ? कि सर ये डी ब्रॉगली जो कॉन्सेप्ट था या ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट है वो फेल हुआ, या उसकी कोई लिमिटेशन, यानी वो सब जगह लग जाता है या कुछ ही जगह लगता है? देखो, डी ब्रॉगली की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी, इसने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला? फॉर अ लाइटर मूविंग पार्टिकल। तो लाइटर मूविंग पार्टिकल यानी ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत कम है। माइक्रोस्कोपिक के लिए बोला इसने, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक जैसे क्रिकेट बॉल है, क्या क्रिकेट बॉल ड्यूअल नेचर शो करती है? नहीं, शायद हम बॉल डालते हो तो वो ऐसे करके जाती हो, होता है क्या? नहीं ना। तो वो तो ड्यूअल नेचर शो नहीं कर रही कि सर वो पार्टिकल ऑफ वेव नहीं है, वो केवल क्या शो करती है?
पार्टिकल नेचर। कैसा नेचर शो करती है? पार्टिकल। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था? सबसे बड़ा लिमिटेशन था डी ब्रॉगली का कि ये केवल किनके लिए लग रही है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल एटसेट्रा। ठीक है, ये किनके लिए नहीं लग रही है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक क्रिकेट बॉल, कार, शुगर पार्टिकल एटसेट्रा। कि शक्कर का दाना है, मैं शक्कर के दाने को फेंकूंगा तो वो ऐसे सीधे ना जाते हुए कैसे जाएगा? वेव फॉर्म में जाएगा। नहीं भाई, तो वो ड्यूअल नेचर शो नहीं करेंगे। तो ये ड्यूअल नेचर केवल कौन शो करते हैं? लाइटर मूविंग पार्टिकल। लाइटर मूविंग मतलब जिनका मास कम है बहुत। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव क्या होती है पहले ये समझो। जो डी ब्रॉगली की वेव है वो मैटर वेव है, मतलब ऐसे वेव जो किसी मैटर के बनती हो। और मैटर किस क्या होता है? जिसका मास हो, जिसका क्या हो? मास हो, वो मैटर वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे सन से जो आ रही है, क्योंकि वो ईएम वेव नहीं, वो सॉरी वो मैटर वेव नहीं है। सन से जो फोटोन आ रहा है उसको कोई मास थोड़ी है। फोटोन मैं कितना भी वो कर लूं कि एक लाइट पेडल व्हील, याद है किसने किया था? रदरफोर्ड ने लाइट पेडल व्हील रखा था एक्सपेरिमेंट। ये किया था गोल्डस्टीन और इनने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। तो थॉमसन ने क्या किया था इनने कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लाइट पेडल व्हील रखा था माइका का बना हुआ, तो वो घूमने लगा था। लेकिन तुम लाइट पेडल व्हील सन में रख के देखो या फिर टॉर्च में की रोशनी में रख के देखो, तुम सोचोगे टॉर्च मारूंगा क्या घूमेगा वो? क्यों? क्योंकि उससे निकल रहे हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स में मास नहीं होता। मास नहीं है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। और फोटोन का मास ही नहीं होता, तो इसलिए वो मैटर भी नहीं है। तो इसीलिए जो मैटर वेव नहीं होती वो तो दो तरह की वेव हो गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहे, और दूसरी होती है क्या? मैटर वेव, जो डी ब्रॉगली ने बोली, जो कैसी? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी लाइटर मूविंग पार्टिकल की वेव होती है वो सब क्या है? मैटर वेव है। और जो लाइटर जो पार्टिकल नेचर शो नहीं करें वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोनों में अंतर समझो। पहला, these waves are not associated with electric field। देखो मैटर याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन क्या थी? ऐसी वेव जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगाया जाए और जब वो मूव करें तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, लेकिन मैटर वेव में ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या इनमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाते? नहीं। दूसरा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं होती, मतलब इनमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों से एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन मैटर वेव फ्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से। मैटर वेव्स हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी ड्यू टू डिफरेंस इन मास। इलेक्ट्रॉन से जो मैटर वेव बनेगी, यानी जो वेव बनेगी उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट। और न्यूट्रॉन की डिफरेंट। रीजन मास में अंतर है इन सबके में। किसमें अंतर है? मास में। ठीक है, जैसे CO2 का एक मॉलिक्यूल लूंगा, एक मॉलिक्यूल, तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। और अगर मैं किसकी लूंगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूंगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मास में अंतर है। और मैटर वेव क्या थे? जो हमारी मैटर वेव थे वो H/P था, यानी H/mv। तो मास से रिलेट करती है इसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो मास बदलेगा तो वेलोसिटी भी बदलेगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सब सेम स्पीड से मूव करती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है रेडियो वेव कम स्पीड से जा रही है और गामा रे ज्यादा से? नहीं, स्पीड सेम रहती है। अभी तो उन सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड c मानी है क्या? 3 × 10⁸ माना है कि नहीं? दूसरी चीज, अगला, मैटर वेव को मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। इसलिए तुम्हें याद हो तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या भरी थी? गैस भरी थी। भले ही लो प्रेशर थी लेकिन गैस थी वहां। क्या सनलाइट को आने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? लोग बोलते हैं हाँ सर एनवायरमेंट है ना। अबे स्पेस में कौन सा एनवायरमेंट है? वहां से सनलाइट, क्योंकि सन तो बहुत दूर है, तो स्पेस में वैक्यूम होता है, वैक्यूम में से भी ट्रेवल करके आती है कि नहीं सनलाइट? फोटोन आते हैं। तो जो मैटर वेव है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी मैटर। तो ये समझ में? अच्छा, अगला, मैटर वेव की जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा इक्वल टू H/mv से कैलकुलेट करते हैं, जबकि इनकी क्या है? लैम्डा इक्वल टू C/न्यू। वी नहीं है, न्यू है। याद है लैम्डा इक्वल टू C/न्यू।
अभी बताया था मैंने। हाँ, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे हैव सिग्निफिकेंस ओनली, मैटर वेव किस पे, केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे डिपेंड, वो उन्हीं ये कॉन्सेप्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, यानी लाइटर मूविंग पार्टिकल के लिए। दे हैव फिजिकल सिक्वेंसेस, दे हैव वेवलेंथ कैन बी इजीली बी मेजर्ड। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों? इनकी वेवलेंथ आसानी से मेजर की जा सकती है। क्यों मेजर की जा सकती है? ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तो ये समझ में आ गया ये तुम सब लोगों को, ये क्या है? इसके बाद सुनो, हाँ बेटा, क्या चीज? लिमिटेशन तुम समझ नहीं रहे। जैसे तुम बोल रहे हो कि फुटबॉल भी, फुटबॉल में जैसे तुम क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को तुम फेंक रहे हो और बोल रहे हो कि साहब इसका ड्यूअल नेचर है। क्या है? ड्यूअल नेचर। क्योंकि क्रिकेट बॉल माइक्रो है, माइक्रो मतलब मैक्रो, मैक्रो समझते हो जो बड़ी, जिनका साइज बहुत बड़ा हो, तो इतना बड़ा साइज है कि हमें नॉर्मली दिख रहा है, तो मैक्रो हो गया। और जो हमें नॉर्मल दिखे नहीं, अंडर माइक्रोस्कोप के अलावा नॉर्मल वैसे दिखे नहीं, तो फिर वो क्या हो गए? वो हो गए माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो बहुत ज्यादा छोटा साइज है। डी ब्रॉगली की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, डी ब्रॉगली ने बोला था कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में, कौन से सर्कुलर पाथ में? उस सर्कुलर पाथ में जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? NH/2π हो। इस सर्कुलर पाथ में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसने ये बोला था। तो इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उसका कहने का मतलब ये था। यानी ऑलमोस्ट बोर ने क्या बोल दिया? फिक्स पोजीशन बता दी इलेक्ट्रॉन की। फिक्स पोजीशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मिलेगा ही मिलेगा, ऑलमोस्ट फिक्स बोल दिया। और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उसने दिया था 2D मॉडल, ये उसने एटम को एक फ्लैट सरफेस मान लिया, फ्लैट ऑब्जेक्ट मान लिया, तो उसने 2D सरफेस बोल दिया। अब यही वो फंस गया। क्यों? क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट किया, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो इसके बाद आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या आया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या बोला, ध्यान से सुना। इसने बोला कि अगर कोई लाइटर मूविंग पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ निकालना इम्पॉसिबल है। दोनों एक साथ निकालना क्या है? इम्पॉसिबल है। ऐसा किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने। क्यों कहा वो समझो। हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। क्या बोला उसने? कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू H/4π। ये बोला उसने। क्या बोला? H/4π। ठीक। अब अगर ये इक्वेशन है, मतलब उसने क्या बोला कि H/4π, अच्छा डेल्टा एक्स है क्या यहां पे? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब तुम बोलोगे अनसर्टेनिटी, फिजिक्स में एरर पढ़े? जिसने एरर पढ़ा हो, फर्स्ट चैप्टर नीति सर ने पढ़ाया, तो एरर पढ़ाए उसमें, पढ़ाए ना, उसमें जेई वगैरह के क्वेश्चंस भी कराए होंगे। तो एरर जब पढ़ाए हैं तो उसमें याद करो x प्लस डेल्टा एक्स, ऐसा कुछ होता था। इसे हम क्या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते थे, याद है कुछ? मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सब पढ़ाया होगा, मुझे पता है कि हर साल पढ़ाते हो। तो ये जो होता, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू और ये एरर है। मतलब बोलते ना कि तुमसे बोला कितनी रोटी खाओगे, मम्मी ने पूछा, तो तुमने क्या बोला? 4-5। तो ये 4 भी खा सकते हो, 5 भी। तो वो एब्सोल्यूट, वो चेंज कितने का है? +-1 का है। कितना है? +-1 का। तो बेसिकली यहां देखो, ए, तो इसने क्या बोला कि अनसर्टेनिटी मतलब इतना चेंज आ सकता है, डेल्टा एक्स का चेंज आ सकता है उसकी पोजीशन है, जो उसने बोला वो। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ये डेल्टा पी नीचे चला जाएगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? H/4π डेल्टा पी आ जाएगा। अगर मैं ये कांस्टेंट वैल्यू हटा दूं तो डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा?
डेल्टा पी के। तो उसने, इसका मतलब यहां से क्या निकला? अब देखो इस रिलेशन से एक चीज क्लियर हो गई क्या? अब खुद सोचो, जैसे मुझे क्या करना है, अब मुझे पता करना है, ध्यान से सुनना, अगर मैं डेल्टा एक्स को 1 कर दूं या 0 कर दूं, अनसर्टेनिटी को कम कर दूं, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी, किसमें? पोजीशन में। तो अगर इसे कम करने गया तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम बढ़ गया कि नहीं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ाने से दूसरा क्या होता है? कम। इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स करने गया, क्या फिक्स करने गया? पोजीशन। अनसर्टेनिटी कम करने का मतलब है आप उसकी एक फिक्स पोजीशन बताओ। तो ठीक है, हम इसे फिक्स करने गए तो मोमेंटम बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मोमेंटम। क्यों? क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी कम हुई तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उसने क्या बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि अगर तुम पोजीशन बताने गए तो मोमेंटम बदल जाएगा, और मोमेंटम बताने गए तो पोजीशन बदल जाएगी। सिंपल सी चीज ये है। क्योंकि बोल तो रहा हूं, जिसमें अनसर्टेनिटी, देखो पोजीशन बताने का मतलब क्या है, ध्यान से सुना। तुम यहां बैठे हो, ठीक है, क्या नाम है भूल गया मैं, द्विवेदी, तेरा नाम क्या? अमन। अमन यहां बैठा है। अब मैं बोलने गया, ध्यान से सुनना, कि एक चीज है, अगर अमन जैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो मैं उस पॉइंट पे मूविंग, जैसे अमन भाग रहा है, कंटिन्यूस समझ लो अमन भाग रहा है, मैंने बोला अमन की पोजीशन ये है, तो पोजीशन बताने से अमन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अनसर्टेनिटी का मतलब है, देखो बेसिकली ये, अगर जैसे मैंने बोल दिया अमन यहां है तो ये उसकी फिक्स पोजीशन हो गई, लेकिन मैंने बोल दिया अमन फर्स्ट रो में कहीं है, तो इसका मतलब उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी? फर्स्ट रो। तो अगर अनसर्टेनिटी को कम करने गया, मैं बोलेगा फर्स्ट रो में पहली बेंच, या फिर जैसे फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल है, तो मैं बोलने गया कि अमन की पोजीशन क्या है? सेकंड टेबल। तो अगर मैं इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करूंगा तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? हाइजेनबर्ग के इस रिलेशन की वजह से। उसने एक्सपेरिमेंट से एक रिलेशन निकाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। एक्चुअली रिलेशन तो ये था, ये, पर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो बाकी ये सब, अब जिसने इनइक्वालिटी पढ़ ली है मैथ्स में, उन सबको पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एच अपॉन 4 पाई से या तो ज्यादा है या फिर इसके बराबर है। तो बराबर है यानी मिनिमम वैल्यू क्या है? एच अपॉन 4 पाई, दोनों की अनसर्टेनिटी की। तो मैं वही बोल रहा हूं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई था, तो यहां से डेल्टा पी को इधर ले गया। अब जैसे ही हम कांस्टेंट वैल्यू हटाते हैं तो क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या कोई लाइटर मूविंग पार्टिकल है, उसकी अगर आप पोजीशन को फिक्स करने जाओ, यानी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करने जाओगे, अनसर्टेनिटी कम मतलब आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल रही है। डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी हमें कंफर्म नहीं है यार इसकी पोजीशन क्या है, बस लगभग यहां कहीं है, ये है अनसर्टेनिटी। ठीक, तो लगभग का मतलब क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। लेकिन अगर तुम उस लगभग को कम करने गए, यानी डेल्टा एक्स को कम करने गए, तो फिर क्या होगा? डेल्टा पी बढ़ जाएगा। और डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यानी अगर तुमने एक की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो दूसरे की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। तो मोमेंटम में अनिश्चितता बढ़ गई तो पोजीशन में अनिश्चितता कम हो गई, तो पोजीशन यानी बताने जाओगे तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे। ये है मेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो सर फिर इससे फर्क क्या आया? इससे बहुत बड़ा फर्क आया, पता है क्या? अब हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? हाइजेनबर्ग ने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन इसमें है, अब उसका हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल की वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, अब ये नहीं, ऐसे नहीं बताते कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, हाँ, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में ज्यादा है। लेकिन प्रोबेबिलिटी है, 100% तभी भी नहीं बोली। प्रोबेबिलिटी और श्योरिटी दोनों फर्क है। क्या बोला कि 90% प्रोबेबिलिटी वो यहीं आएगा, यानी फिक्स नहीं है। 10% ये भी तो चांस है इसमें नहीं हो। ये चेंज आ गया हाइजेनबर्ग की वजह से, और उस प्रोबेबिलिटी को ही नाम दिया गया। तो इस वजह से जहां पे इलेक्ट्रॉन आता है उस रीजन को नाम क्या दिया गया? ऑर्बिटल। तो ध्यान से सुनना, जैसे हमारा पहला ऑर्बिट था फर्स्ट ऑर्बिट के था, जिसको n इक्वल्स टू 1 बोला था। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ऑर्बिटल आता है s, लेकिन सेकंड ऑर्बिट जो जिसे हम l बोलते हैं, l में दो ऑर्बिटल आते हैं, एक s और एक p। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में है?
इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता था, इसमें भी हो सकता था, ये भी ऑर्बिटल है और ये भी ऑर्बिटल है। तो इसके लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी। तो अब दिक्कत क्या थी, उसने क्या बोल दिया था ऑर्बिटल में, अब सेकंड ऑर्बिटल ऑर्बिट तो बहुत बड़ा है, तो कहां है इलेक्ट्रॉन, तो हाइजेनबर्ग ने इसीलिए ये दिया ये। ठीक, तो अब समझो इस चीज को। अब मैंने ये समझा दिया इस तरीके से, अब इसको लिखते कैसे हैं, सिंपल ये डेफिनेशन लिखो और मैथमेटिकली इसे लिखते हैं। तो यहां से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, मैंने क्या ले ली, मिनिमम वैल्यू, अनसर्टेनिटी का मिनिमम प्रोडक्ट मान लिया, एच अपॉन 4 पाई। यहां से डेल्टा पी इधर गया तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। तो अगर मेरी ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या आ गया, कांस्टेंट हटाने डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, 1/डेल्टा पी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, क्योंकि इस रिलेशन से फिर हमारे पास क्या आ गया, इस रिलेशन से हमारे पास आ गया, सो अनसर्टेनिटी ऑन डिक्रीजिंग uncertainty in position, uncertainty in momentum increases, in momentum increases, ये था। क्योंकि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम सबको पता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू की मास तो बदलेगा नहीं, तो बदलेगी क्या, वेलोसिटी, एम डेल्टा वी। तो बेसिकली पता है क्या बोला, बेसिकली ये बोला कि एक है आप उसकी पोजीशन और दूसरे आप उसकी वेलोसिटी, कि किस स्पीड से घूम रहा है, दोनों को एक साथ नहीं बता सकते कि इस ऑर्बिट में और इस स्पीड से घूम रहा है, आपको एक ना एक में कॉम्प्रोमाइज करना ही करना पड़ेगा। ये था हाइजेनबर्ग का। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। बोर के अकॉर्डिंग क्या था, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। जैसे ये है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट। तो बोर ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ये बोला था। तो इसीलिए मींस बोर समव्हाट गिव फिक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्योंकि उसने ये भी तो बोला था ना कि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, ये पूरे अब जितने भी एटॉमिक मॉडल पढ़े हम धीरे धीरे सब रिलेट करते जाएंगे। कैसे, सबसे पहले कौन बोला, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, एक मतलब पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर पे फिक्स है, उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, बस उसने इतना बोला। अब इसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ गया। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज घूम रही है तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगी, और एनर्जी लॉस करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे घूम के न्यूक्लियस के पास आती जाएगी और न्यूक्लियस में कोलाइड होके खत्म हो जाएगी, या एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको दूर किसने किया, बोर ने। बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसी के हिसाब से उसका ऑर्बिट डिसाइड होगा। तो एक बार अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्राउंड स्टेट ये है, तो वो अब इस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसे अपनी पर्टिकुलर वेलोसिटी मेंटेन करके रखेगा। क्या करके रखेगा, क्योंकि हर बोर की वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या, 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एन अपॉन जेड। याद करो, फॉर्मूला लिखा है नोट्स में भी है। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे यह पता चल गया कि जो बोर है उसने, उसके हिसाब से हर ऑर्बिट की अपनी एक वेलोसिटी है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो अपनी एक वेलोसिटी से, वो अपनी एक एनर्जी से घूम रहा होगा। तो सिंस उसकी एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी उससे कम तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए वो क्या है, अपने पाथ में घूमता रहेगा कंटिन्यूस। और अब यहां प्रॉब्लम यह आ गई कि बोर ने बोल दिया कि हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसी में घूम रहा है। इसका मतलब बोर ने इलेक्ट्रॉन की ऑलमोस्ट फिक्स पोजीशन बता दी। क्या पोजीशन बता दी, फिक्स। वहां वो फंस गया। क्यों, क्योंकि तो हाइजेनबर्ग ने इसको प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, प्रोबेबिलिटी। उसने क्या बोला कि साहब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट h/4 पाई की क्या है, या तो ज्यादा है या फिर
बराबर है, ये था। ठीक, तो इसका मतलब m डेल्टा v, तो मास तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v, ये है मेन। यानी अगर आप ये बोलोगे कि उसकी ये पोजीशन है तो वेलोसिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ नहीं बता सकते, तो ये गड़बड़ हो रही थी बोर से, तो इसीलिए उसने इस कॉन्सेप्ट को अब बदल दिया। फिर ये नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें यह बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जिस रीजन में है, हर रीजन की, जैसे अब अगर उसने बोल दिया कि सेकंड ऑर्बिट में इस रीजन में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो रीजन बोला है ना कि उसने क्या बोला इस जगह पे, यानी उसने ये उसका क्या हो गया डेल्टा एक्स, क्या हो गया डेल्टा एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये दी उसने, और उस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोला ऑर्बिटल, क्या बोला ऑर्बिटल। तो यहीं से एग्जिस्टेंस में आया ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट की डिस्कवरी किसने की, बोर ने, और ऑर्बिटल की किसने की, हाइजेनबर्ग ने। किसने की, हाइजेनबर्ग। अब इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों हैं क्या, देखो ध्यान से सुनना। उसने एक रीजन को, इसने बोल दिया कि ये एक ऑर्बिटल है, ऐसे ऐसे इसमें ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके कहने का मतलब ये था। और वो ऑर्बिटल वो जगह थी जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी सबसे ज्यादा। क्योंकि ध्यान से सुनो, देखो इस सर्कुलर, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां कहीं भी हो सकता है, इस पूरे सर्कुलर पाथ में, इस पूरे सर्कुलर पाथ में कहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो इससे परेशानी क्या हुई, इससे परेशानी ये हुई कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में आप बोलोगे कि अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां है, नहीं बता सकते। तो इसको बोर ने यही बोला कि बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स पोजीशन थी एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन हाइजेनबर्ग के हिसाब से नहीं थी। उसने क्या बोला, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो सही में फिक्स पोजीशन नहीं निकली, क्योंकि कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जहां कोई पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई और उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि अगर अल्फा पार्टिकल यहां से आएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो वो उसे खींच के उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा, और अगर दूर है तो उस पर कोई असर ही नहीं होगा। तो ये तो परेशानी हो गई, कई बार हो रहा था और कभी कभी नहीं हो रहा था। इसका मतलब जो बोर ने बोला उसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए हाइजेनबर्ग ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर टाइम में एक रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज्यादा, किसी भी ऑर्बिट के एक पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल में जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उस रीजन को उसने नाम दिया ऑर्बिटल। क्या नाम दिया, ऑर्बिटल। तो इस बेसिस पे अगर मैं तुमसे बोलूं क्या, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में कंपेयर करें अगर हम, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, तो व्हाट इज ऑर्बिट, ऑर्बिट है क्या, बताएगा कोई मुझे, क्या होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट वो है न्यूक्लियस के आसपास वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस in which electron is revolving। और ऑर्बिटल क्या है, व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल है द रीजन इन एन ऑर्बिट, यानी एक ऑर्बिट में वो रीजन या वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको क्या बोला गया, ऑर्बिटल। तो द रीजन, इसका अगर पहला पॉइंट लिखें, द रीजन अराउंड, द रीजन इन orbit in which probability of finding electron is what, maximum। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। अभी भी मुझे पता है बहुत लोगों को हाइजेनबर्ग में दिक्कत है कि सर ये आप क्या बोल रहे हो कि पोजीशन फिक्स है और इसमें ऑर्बिटल है। देखो सुनो, जिनको अभी भी नहीं आया फिर से देख लो। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर सबको याद हो तो, लाइटर मूविंग पार्टिकल का कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर।
होता है। तो एक ऑर्बिट में तो घूम रही है, लेकिन ऑर्बिट में कैसे घूम रही है? वेव फॉर्म में। कैसे घूम घूम रही है? वेव फॉर्म में, ये बताया था। तो अगर इस ऑर्बिट में जैसे वो घूम रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। समझ में आया? यही बताया था, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है वेव बनाते हुए। तो अगर उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट के नीचे चला गया और यहां ऑर्बिट के ऊपर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन तो उस रीजन में मिल ही नहीं पा रहा। उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में बोर नहीं है बोला, तो ये तो गड़बड़ हो गया। कैसे? ये रीजन उसके नीचे है और ये रीजन उसके ऊपर है। तो इसीलिए जो हाइजेनबर्ग था उसने इसको कैसे रिप्लेस किया? उसने इसको बोला कि साहब ये मत बोलो कि इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है, ये बोल सकते हैं हम कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब बस उस रीजन को ही उसने नाम क्या दे दिया? ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया? ऑर्बिटल। अब आया समझ में? आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया? सूर्य कि खुद सोचो ना कि इलेक्ट्रॉन या तो इस रीजन में हो सकता है या फिर इस रीजन में हो सकता है। उस रीजन में सबसे ज्यादा है। अब वो रीजन अलग अलग टाइप के हो गए, इसीलिए इससे ऑर्बिट के टाइप पड़ गए, ऑर्बिटल्स के भी क्या हो गए? टाइप हो गए। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं, पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल ऑर्बिट का वो पार्ट या वो हिस्सा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा। और ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो पूरा सर्कुलर पाथ को ही बोलते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। दूसरा, हाँ, मोमेंटम। अच्छा, ये क्या बोलता है? जो ऑर्बिट है वो क्या है? ऑर्बिट ये बोलता है कि जो मूवमेंट है, जो मोमेंटम है या मूवमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो कैसी है? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ क्या है? 2D है। सर्कल एक 2D होता है। 2D मतलब क्या है? प्लेन, मोशन इन प्लेन बोल रहा है। तो यानी जो ऑर्बिट है वो क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ प्लेन। बट जो ऑर्बिटल है, क्योंकि ऑर्बिटल 3D है, 3D मूवमेंट है। कैसे? देखो, ऑर्बिटल जो है वो क्या है? किसी न्यूक्लियस से 3D, क्योंकि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसे? और 3D इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इसी मतलब ये कौन सा है? मैटर वेव है। और मैटर वेव कैसे मूव कर रहा है? तो ये स्पेस में तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कौन से में? एक्स, वाई और जेड। तो फिर ये काय में हो गया? 3D मॉडल में हो गया। ये किस में हो गया? 3D। इसीलिए पता है ऑर्बिटल के टाइप में पहला होता है एस ऑर्बिटल। एस का शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। मतलब कि एक किसी के पास कुछ है सर्कल में, कोई वो पहना हो कड़ा वगैरह? देखो बेटा इधर, ये जैसे ऑर्बिट है, तो ये क्या है? 2D है। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो पता है कैसे घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 कैसे भी घूम रहा है इसमें। ठीक है, ये घूम रहा है, वो अलग अलग पाथ ट्रेस कर रहा है, और जो पाथ ट्रेस करता है उसी के बेसिस पे ऑर्बिटल कहलाते हैं। अगर पाथ स्फेरिकल बन रहा है तो उसे एस ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर वो पाथ कैसा बन रहा है? डम्बेल। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कैसे? ये और ऐसे बनाना, डंबल बना रहा है, तो उसे बोलते हैं पी ऑर्बिटल। अगर डबल डंबल बना रहा है तो उसे बोलते हैं डी ऑर्बिटल। तो इस बेसिस पे ये हो गया 3D। कैसा हो गया? 3D। तो ऑर्बिटल कैसा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट रिप्रेजेंट 3D मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का 3D मूवमेंट। अच्छा, सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट। देखो अभी तक जितने भी एनर्जी लेवल होना है सबने, हमने क्या बोला? सर्कुल। क्योंकि उसने खुद ने बोला, बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के आसपास का वो सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमे, तो ऑर्बिट यानी उसने क्या बोला? सर्कुलर। तो दे हैव सर्कुलर शेप। इनका शेप कैसा है? सर्कुलर है।
लेकिन इनके शेप अलग अलग हैं, ऑर्बिटल के शेप अलग अलग हैं। जैसे एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल होता है, कैसा होता है? स्फेरिकल। दे हैव डिफरेंट शेप्स, इनके शेप्स क्या है? अलग अलग है। तो अगर एस ऑर्बिटल है तो कैसा शेप है? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल है तो डंबल, डी है तो डबल डंबल, और वो एफ ऑर्बिटल है तो वो डीजनरेटिव होता है। वो ट्रिपल डंबल यानी डीजनरेटिव, मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो इतना अनस्टेबल है कि उसके शेप को ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं भी मूव कर जाता है एफ ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक। और उसके बाद भी जी वगैरह आते हैं, पर अभी तक इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए कि हम जी ऑर्बिटल वगैरह की जरूरत पड़े हमें। ठीक। तो इस बेसिस पे ये समझ आया ऑर्बिट ऑर्बिटल। एक और चीज, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कैसे? मैक्सिमम नंबर। कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2n²। यानी अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1 रख दो तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 2 रख दो तो 8। थर्ड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 3 रख दो तो 18। तो अब मुझे पता है बहुत से लोग ये बोलते हैं, अभी जब इसी चैप्टर में लास्ट पोर्शन पे आने वाले हैं हम, अब तक ये पूरा चैप्टर जो पढ़ा वो अलग था, इसके बाद जब पार्ट 2 शुरू होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अगर तुमने पार्ट 2 कर लिया तो तुम्हें आगे की केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पढ़ा था ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका आगे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, समझ में आया? लेकिन जो पार्ट, तो इसीलिए जिसने पार्ट 1 नहीं पढ़ा उसको भी पार्ट 2 समझ में आएगा इसका। ठीक है ज्योति? क्योंकि बस ये पार्ट 1 से न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं, बट उसका थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में कोई यूज नहीं है पार्ट 1 का। ठीक है? तो ये 2n²। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। एस में 2, पी में 3 होते हैं, तो हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। लेकिन इसमें आते हैं 2n²। कितने आते हैं? 2n²। ठीक। अब आगे सुनो, इसके बाद आगे सुनो।